Good morning to all of you. This is today's the Hindu newspaper analysis session in which we will discuss all issues and events which are national and international importance for UPSC, civil services and various other state pieces examination. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is Supreme Court ruling on socialism, secularism. The second issue is what is controversy around the Sambal Mosque. The third issue is related to biodiversity beyond national jurisdiction treaty, and the fourth issue is related to one nation one subscription. So let's start all the issues in detail. Supreme Court's verdict on preamble of the Constitution. In this article, we will discuss why Supreme Court dismisses petitions challenging insertion of socialist and secular in the preamble. A division bench of the Supreme Court, led by Chief Justice of India, dismisses pleas challenging the inclusion of words socialist and secular in the preamble to our Constitution. सुप्रीम कोर्ट के एक डिवीजन बेंच ने रिसेंटली सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में इंक्लूजन को चैलेंज करने से रिलेटेड पिटीशन को रिसेंटली डिसमिस किया है. व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ प्रियम्बल? इंडिया में प्रियम्बल का हिस्ट्री क्या रहा है? द ओरिजिनल प्रियम्बल एडोप्टेड ऑन नवंबर 26, 1949 डिक्लेयर्ड इंडिया अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री. इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल प्रियम्बल को नवंबर 26, 1949 को एडॉप्ट किया गया था. इस प्रियम्बल के अकॉर्डिंग इंडिया को सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री के तौर पर डिक्लेयर किया. बट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट सेक्युलर वर्ड नहीं थे. इन वर्ड्स को बाद में प्रियम्बल के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया. Socialist was not included. Our Constituent Assembly consciously avoided the word socialist as they felt that declaring the economic ideal of the country in its constitution's preamble was not appropriate. People should decide what suits them according to time and age. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट वर्ड को इसलिए इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया था बिकॉज कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली के मेंबर्स का ये मानना था कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक आइडियल को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में एप्रोप्रिएट इनकॉर्पोरेट नहीं किया सकता बिकॉज ये उन्हें एप्रोप्रिएट नहीं लगा. इन्होंने पीपल पर छोड़ दिया कि पीपल टाइम एंड एज के अकॉर्डिंग किस तरह का सोसाइटी चाहते हैं. सेक्युलरिज्म वॉज नॉट इंक्लूडेड. इंडिया के प्रियम्बल में सेक्युलरिज्म वर्ड ओरिजिनली नहीं था बट बाद में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया. Secular means that the relationship between the government and religious groups are determined according to constitution and law. सेक्युलर का मीनिंग होता है कि गवर्नमेंट और रिलीजियस ग्रुप्स के बीच का रिलेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ के द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा. It separated the power of the state and religion. By the 42nd Amendment on December 18, 1976, the term secular was also incorporated in preamble. सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल स्टेट एंड रिलीजन की पावर को सेपरेट करता है. 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन के 42nd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग प्रियम्बल में सेक्युलर वर्ड इनकॉर्पोरेट किया जाता है. इट मीन सेक्युलर वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल कॉपीज में नहीं था. 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन के 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इसको प्रियम्बल में इनकॉर्पोरेट किया गया. प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन प्रियम्बल. प्रियम्बल से रिलेटेड प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या रहे हैं? इन बेरुबारी केस 1960 द सुप्रीम कोर्ट ओपेंड दैट द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दस नॉट अ सोर्स ऑफ एनी सब्सटेंसिव पावर. 1960 के बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये जजमेंट दिया था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है. Subsequently, in Kesavananda Bharati case 1973, the Supreme Court reversed its earlier opinion and said that the preamble is part of the Constitution. 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अर्लियर ओपिनियन को रिवर्स कर दिया और इसने यहाँ पर रूल किया कि preamble now is a part of Constitution. It also held that the preamble is subject to amending power of Parliament as any other provision of the Constitution. 1973 के केशवानंद भारती केस के ड्यूरिंग सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सो इट इज सब्जेक्ट टू अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर का सब्जेक्ट है. जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अदर
सेगमेंट के लिए प्रोविजन किया गया है कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। उसी तरह से प्रियम्बल अब कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पर पार्ट बन चुका है, और अगर पार्ट है तो इसमें पार्लियामेंट अमेंड करने की पावर रखती है। The 42nd Constitutional Amendment in 1976 inserted the words socialist, secular, and integrity in preamble. कॉन्स्टिट्यूशन के 42nd अमेंडमेंट 1976 के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में 3 वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी इनकॉर्पोरेट किए गए थे। व्हाट वाज द करंट केस? करंट केस क्या था जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना डिसीजन दिया है? द करंट केस वॉज फाइल्ड बाय फॉर्मर राज्यसभा एमपी सुब्रमण्यम स्वामी। Petitioner had opposed the insertion of the words socialist and secular in the preamble. करंट केस राज्यसभा के फॉर्मर एमपी सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा फाइल किया गया था। इनका कहना था कि प्रियम्बल के अंदर सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड्स जो इंसर्ट किए गए थे ये नहीं होना चाहिए था। इट मीन्स इन्होंने ओपोज किया है। दे अर्ज दैट दीज वर्ड्स इंक्लूडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी एंड फोर्स द पीपल टू फॉलो स्पेसिफिक आइडियोलॉजीज। पिटिशनर्स का कहना है कि ये वर्ड इमरजेंसी के ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेट किए गए थे और पीपल को स्पेसिफिक आइडियोलॉजी फॉलो करने के लिए यहाँ पर फोर्स किया गया था। इट मीन्स 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर इंडियन प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जो 3 वर्ड्स इनकॉर्पोरेट किए गए थे, पिटिशनर्स का ये कहना है कि ये पीपल को स्पेसिफिक आइडियोलॉजीज को फॉलो करने के लिए कहीं ना कहीं फोर्स किया जा रहा है और ये यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा पिटिशनर्स का कहना है। दे फेल्ट दैट सिंस द डेट ऑफ एडॉप्शन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेंशन्ड इन द प्रियम्बल, नॉट एडिशनल वर्ड्स कैन बी इंसर्टेड लेटर बाय द पार्लियामेंट। पिटिशनर्स का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा यहाँ पर जो डेट मेंशन की गई है एडॉप्शन से रिलेटेड, इसके बाद इस प्रियम्बल में कोई भी वर्ड ऐड नहीं किया जा सकता। व्हाट डिड द कोर्ट रूल? कोर्ट ने इस केस से रिलेटेड अपना क्या रूलिंग दिया? द कोर्ट डिसमिसेस द प्लीज एंड हेल्ड दैट सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट ने कहा है कि सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चरल का इंटीग्रल पार्ट है, बिकॉज 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पार्ट बन चुका है और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह का अब यहाँ पर अमेंडमेंट नहीं किया सकता। इट ऑब्जर्व दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट टू द अमेंडमेंट पावर ऑफ पार्लियामेंट। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट है और ये पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर का सब्जेक्ट है। पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है बट बिकॉज जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट का ड्यूरिंग ये ध्यान रखा जाता है कि फुल्ली हम इसको चेंज नहीं कर सकते, पार्शियल अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। दिस अमेंडिंग पावर एक्सटेंड टू द प्रियम्बल एज वेल एज द डेट ऑफ एडॉप्शन मेंशन्ड इट इन इट डज नॉट रेस्ट्रिक्ट सच पावर। तो पिटिशनर्स का कहना है कि प्रियम्बल में जो इनकॉर्पोरेशन डेट इंक्लूड है उसके बाद इसमें कोई भी वर्ड ऐड नहीं किया सकता बाय द पार्लियामेंट। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रियम्बल पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर का एक सब्जेक्ट है और पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो प्रियम्बल को अमेंड कर सकती है। ये पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर को रेस्ट्रिक्ट नहीं करती है। The court opined that socialism in the Indian constitution primarily means a welfare state that provides equality of opportunity. कोर्ट ने कहा है कि जो सोशलिज्म है इस वर्ड को हम प्रियम्बल से रिमूव नहीं कर सकते बिकॉज इंडियन कंटेस्ट में सोशलिज्म का प्राइमरी मीनिंग जो वेलफेयर स्टेट है जो कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। Similarly, over time, India has developed its own interpretation of secularism. The state neither supports any religion nor penalizes the profession and practice of any faith. Similarly, over the time, India ने secularism को
डेवलप किया, इसकी इंटरप्रिटेशन को डेवलप किया। सेक्युलरिज्म के अकॉर्डिंग स्टेट नाइदर किसी रिलीजियस को सपोर्ट कर सकता है नॉर किसी प्रोफेशन या प्रैक्टिस ऑफ फेथ को पेनलाइज कर सकता है। इन एसेंस द कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेसिस ऑफ राइट टू इक्वलिटी। एसेंस में जो सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है वो राइट टू इक्वलिटी के एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। जर्नी ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया, इंडिया में सोशलिज्म की जर्नी क्या रही है। ट्रू सोशलिज्म, द इनिशियल years after independence fostered democratic socialism characterized by the centralized planning and many industries being established by the state. आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इनिशियल ईयर्स रहे हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को इसने फोस्टर किया है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो इनिशियल ईयर्स में रहे हैं, इसने सेंट्रलाइज प्लानिंग एंड मैनी इंडस्ट्रीज के इस्टेब्लिशमेंट को यहाँ पर कैरेक्टराइज किया है। इट मीन्स इंडिपेंडेंस के इनिशियल ईयर्स में इंडिया के अंदर बहुत सारी सेंट्रलाइज प्लानिंग यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया गया था। साथ में मैनी इंडस्ट्रीज जो कि स्टेट के द्वारा रनिंग थी उन्हें इस्टेब्लिश किया गया था। द पीरियड ऑफ 1960s एंड 1970s सो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एंड इंश्योरेंस, हाई टैक्स रेट एंड वेरियस रेगुलेशंस। 1960s एंड 1770s का जो पीरियड था उसमें वेरियस बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज का नेशनलाइजेशन किया गया, हायर टैक्स रेट्स एंड वेरियस रेगुलेशंस का नेशनलाइजेशन किया गया। क्लासिकल सोशलिज्म का पीरियड आता है इसके बाद। द इकोनॉमी दो डिक्लेयर्ड एज मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर पब्लिक एंड प्राइवेट enterprises would coexist, displayed the characteristic of classical socialism with license control and regulations. ट्रू सोशलिज्म के बाद इंडिया के अंदर क्लासिकल सोशलिज्म अपीयर हुआ, बिकॉज यहाँ पर मिक्स इकोनॉमी के तौर पर इंडिया की इकोनॉमी को ट्रीट किया गया। मिक्स इकोनॉमी में पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेज को एग्जिस्ट करते हैं और क्लासिकल सोशलिज्म को कहीं यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। क्लासिकल सोशलिज्म में लाइसेंस कंट्रोल एंड रेगुलेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, मार्केट ओरिएंटेड मॉडल्स। स्टार्टिंग फ्रॉम 1991 आवर इकोनॉमी हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम सच सोशलिस्टिक पैटर्न टू अ मार्केट ओरिएंटेड मॉडल। मार्केट ओरिएंटेड मॉडल 1991 से स्टार्ट होता है। हमारी इकोनॉमी सोशलिस्टिक पैटर्न से मार्केट ओरिएंटेड मॉडल की तरफ इवॉल्व करती है। द इंस्विंग ग्रोथ हैज uplifted a vast majority of people from abject poverty in the last 3 decades. मार्केट ओरिएंटेड मॉडल की वजह से लास्ट 3 डिकेड्स में इंडिया के अंदर मैनी पीपल को एब्जेक्ट पॉवर्टी से अपलिफ्ट किया गया है। ग्रोइंग इनइक्वालिटी, हाउएवर देयर इज आल्सो ग्रोइंग इनइक्वालिटी दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। इंडिया के अंदर जिस तरह से इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इसके साथ साथ इंडिया के अंदर इनइक्वालिटी ग्रो हो रही है। अपहोल्डिंग द वैल्यूज ऑफ सेक्युलरिज्म, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्युलरिज्म की जो वैल्यूज हैं इन्हें इंडिया में अपहोल्ड करके रखना होगा। एज द कोड ऑब्जर्व आवर सोशलिज्म कंटिन्यू टू एड्रेस द नीड्स ऑफ द पुअर थ्रू स्कीम्स सच एज मनरेगा, सब्सिडाइज फूड्स ग्रेन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर वुमेन एंड फार्मर्स एटसेट्रा। कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंडिया में सोशलिज्म कंटिन्यू पुअर पीपल की नीड्स को एड्रेस कर रहा है कुछ स्कीम्स के थ्रू सच एज मनरेगा, सब्सिडाइज फूड्स ग्रेन, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू वुमेन एंड फार्मर्स। Hence, it is imperative that such socialism continues to guide the actions of the state for the welfare of needy, while private enterprises flourishes, resulting in increased employment and strong economic growth. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सोशलिज्म इंडिया के अंदर स्टेट के एक्शंस को गाइड करने के लिए कंटिन्यू चलते रहना चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ द नीडी पीपल के वेलफेयर को फुलफिल करने के लिए। साथ में जो प्राइवेट इंटरप्राइजेज वो फ्लोरिश करते रहें सो दैट इंडिया में इनकम जनरेट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज किया जा सके और इकोनॉमिक ग्रोथ को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। द स्पिरिट ऑफ आवर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी शुड बी इक्वली प्रिजर्व्ड बाय अपहोल्डिंग द वैल्यूज ऑफ सेक्युलरिज्म। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंडिया की यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की जो स्पिरिट है उसको इक्वली प्रिजर्व किया जाना चाहिए सो दैट इंडिया को डेवलप्ड कंट्रीज में इंक्लूड किया सके। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम वैल्यूज ऑफ द सेक्युलरिज्म को अपहोल्ड करके रखेंगे। व्हाट इज संबल मस्जिद कंट्रोवर्सी, व्हाट हैपेंड एंड व्हाई।
A petition was filed by Hari Shankar Jain and others in the court of the civil judge of the district and session court Sambal on November 19. नवंबर 19 को सिविल जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में हरि शंकर जैन के द्वारा एक पिटीशन फाइल की जाती है. The petitioner alleged that the 16th century Jama Masjid in Sambal was built at the site of an ancient Harihar Mandir. पिटिशनर्स ने ये एलिज किया कि 16th सेंचुरी जामा मस्जिद जो संबल में है ये एंशिएंट हरिहर मंदिर की साइट पर बिल्ड की गई है. द क्लेम वॉज सिमिलर टू दोज मेड इन द केस ऑफ ज्ञानव्यापी मॉस्क इन वाराणसी एंड ईदगाह मस्जिद मथुरा इन यूपी एंड कमाल मौला मस्जिद इन धार इन एमपी. पिटिशनर्स के द्वारा संबल में जो क्लेम किया गया है ये क्लेम वाराणसी में ज्ञानव्यापी मॉस्क, यूपी के मथुरा में ईदगाह मस्जिद एंड एमपी के धार में मौला मस्जिद के सिमिलर है. मिस्टर जैन इज द पिटिशनर इन द वाराणसी मथुरा एंड धार केसेस टू. द संबल मॉस्क इज अ प्रोटेक्टेड नेशनल मोन्यूमेंट. मिस्टर जैन जिन्होंने संबल की मॉस्क से रिलेटेड पिटिशन फाइल किया है ये वाराणसी मथुरा और धार से रिलेटेड केस में भी पिटिशनर रहे हैं. द संबल मॉस्क इज अ प्रोटेक्टेड नेशनल मोन्यूमेंट. संबल मॉस्क प्रोटेक्टेड नेशनल मोन्यूमेंट है. व्हाट इज द मॉस्क हिस्ट्री. संबल का जो ये मॉस्क है इसका क्या हिस्ट्री रहा है. अनलाइक अयोध्या और वाराणसी द संबल डिस्प्यूट क्रॉप्ड अप ओनली दिस ईयर. अयोध्या और वाराणसी डिस्प्यूट जो है ये मैनी ईयर से कंटिन्यू चल रहे हैं बट संबल मॉस्क डिस्प्यूट दिस ईयर क्रॉप्ड अप हुआ है. फॉर सेंचुरीज पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज हैव लिव्ड पीसफुली हियर. संबल में सेंचुरी से डिफरेंट कम्युनिटीज के पीपल पीसफुली लिविंग कर रहे हैं. द जामा मस्जिद इन संबल इज वन ऑफ द 3 mosques built by Mughal Emperor Babur during his reign between 1526 and 1530. The other two being the mosque in Panipat and Babri Masjid in Ayodhya, which was demolished in 1992. संबल की जो जामा मस्जिद है ये उन 3 मॉस्क्यूज मस्जिदों में से एक है जो कि मुगल एम्परर बाबर के द्वारा 1526 से 1530 के ड्यूरिंग बिल्ड की गई थी. 2 अदर मॉस्क्यूज जो मुगल एम्परर बाबर के द्वारा बनाए गए थे पानीपत मॉस्क्यू एंड अयोध्या में बाबरी मॉस्क्यू जिसको 1992 में डिमोलिश कर दिया गया था. The Sambal Mosque was built by Babur's general Mir Hindu Beg around 1528. संबल मॉस्क बाबर के जनरल मीर हिंदू बेग के द्वारा 1528 में यहाँ पर बिल्ड किया गया था. द मॉस्क वॉज रिपेयर्ड ट्वाइस ड्यूरिंग द रीन ऑफ जहांगीर एंड शाहजहां इन 17th सेंचुरी. जहांगीर एंड शाहजहां के रीन में 17th सेंचुरी में संबल मॉस्क को 2 टाइम रिपेयर किया गया था. While most historians attribute this mosque to Babur's general Hindu Beg, some believe the mosque is actually a Tughlaq era monument and the Mughal founder merely added certain features to its architecture. कुछ historians का कहना है कि संबल मॉस्क बाबर के जनरल हिंदू बेग के द्वारा बिल्ड किया गया. कुछ historians ये बिलीव करते हैं कि ये जो मॉस्क है कि तुगलक एरा का मोनूमेंट है जिसको लेटर पीरियड में मुगल फाउंडर कुछ मुगल्स के द्वारा इसके आर्किटेक्चर में कुछ स्पेशल फीचर्स ऐड किए गए. द हिंदू ट्रेडिशन हाउएवर होल्ड दैट द मॉस्क इनकॉर्पोरेट पार्ट ऑफ एन एंशिएंट विष्णु टेम्पल. हिंदू ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग संबल मस्जिद के अंदर एंशिएंट विष्णु टेम्पल के कुछ पार्ट इनकॉर्पोरेट है. दे बिलीव द 10th avatar of Vishnu Kalki will descend here in Sambal. हिंदू ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग विष्णु का 10th अवतार कल्कि संबल के अंदर डेस्केंड होगा. हाउ आर द सर्वेज कैरिड आउट. जो अभी संबल मॉस्क का सर्वे किया गया है इस सर्वे को इमिडिएटली कैसे किया गया. सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट था सर्वे करने से रिलेटेड. After a hearing on the same day, the civil judge ordered a photographic and videographic survey of the mosque and asked for its report to be presented before it on November 29. Supreme Court, civil
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर इसका हियरिंग किया जाता है। हियरिंग के सेम डे सिविल जज ये ऑर्डर रिलीज करता है कि मॉस्क्यू के सर्वे का फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी किया जाना चाहिए, और फोटोज एंड वीडियोज या जो भी इसका सर्वे से रिलेटेड फाइंडिंग्स होंगे 29 नवंबर तक या उससे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बिफोर इसको रिप्रेजेंट करना होगा। द मॉस्क्यूज इंतजामिया कमेटी वॉज नॉट कंसल्टेड बाय द कोर्ट। कोर्ट के द्वारा अपना जजमेंट देने से पहले मॉस्क्यूज इंतजामिया कमेटी के साथ किसी भी टाइप का कंसल्टेड नहीं किया गया। यही मेन इशू था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्लैसेस संबल रीजन के अंदर शो हुए। व्हाट इज द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट? ये संबल के अंदर जिस तरह से कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर दिया है, क्या ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है? बिकॉज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी रिलीजियस प्लेस का सर्वे या उसको चेंज करने से रिलेटेड यहाँ पर किसी भी टाइप का वर्डिक्ट नहीं दिया सकता। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एट 1991 सीक टू मेंटेन एंड प्रोटेक्ट द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन इंडिया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एट 1991 के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर किसी भी वर्शिप प्लेस को, स्पेशली जो रिलीजियस वर्शिप प्लेस है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए यहाँ पर प्रोविजन किए हैं इस एक्ट के अंदर। द एक्ट वॉज एम्ड एट सेटिंग आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी फर्दर कंटेस्टेशंस अराउंड प्लेस ऑफ वर्शिप। इस एक्ट के अंदर ये एम किया गया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप से रिलेटेड किसी भी कंटेंटेशन की पॉसिबिलिटीज को यहाँ पर शटिंग डाउन किया गया है। इट मीन्स प्लेस ऑफ वर्शिप से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर कंटेंसेशन नहीं किया जाएगा। इस एक्ट के अंदर ये प्रोविजन किया गया है। इट स्टेड एन एक्ट टू प्रोहिबिट कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एंड टू प्रोवाइड मेंटेनेंस ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप as it existed on the 15th day of August 1947 and for matters connected therewith or incidental thereof। इस एक्ट के अंदर मेनली ये कहा गया है कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को कन्वर्जन के लिए बूस्ट नहीं किया सकता। इट मीन्स किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का कन्वर्जन यहाँ पर नहीं किया जाएगा। 15 अगस्त 1947 को जो भी एग्जिस्टेंस था, जो जैसा प्लेस था उसको वैसा ही रहने दिया। किसी भी टाइप का यहाँ पर कन्वर्जन एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा इस एक्ट के अंदर प्रोविजन किया गया है। The Act's Section 3 leaves no room for debate any clearly bearing the conversion full or part of place of any religious denomination into a place of worship of a different religious denomination। किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को फुल्ली या इसके पार्ट को कन्वर्जन करने के लिए यहाँ पर क्लियरली बेयर किया गया है। सो इस एक्ट का सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पर इससे रिलेटेड इशू से रिलेटेड कोई भी डिबेट नहीं की जाएगी। इस एक्ट के अंदर ऐसा प्रोविजन किया गया है। व्हाट आर द चैलेंज टू द एक्ट? ये जो एक्ट है, इस एक्ट के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं? द पिटीशन फाइल्ड इन संबल सीक टू चेंज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द 1991 एक्ट। संबल के अंदर जो पिटीशन फाइल किया गया है, ये पिटीशन प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बेसिक कैरेक्टर को चेंज करने से रिलेटेड है, जो कि 1991 के एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन है। 4 पिटीशंस हैव चैलेंज्ड द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इन सुप्रीम कोर्ट। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज करने से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4 पिटीशंस यहाँ पर फाइल की गई हैं। The court have admitted petitions seeking to alter the religious character of the place of worship in Varanasi, Mathura, Dhar, and now Sambal, even as Supreme Court is yet to decide on the challenges to Places of Worship Act itself. Supreme Court ने religious character of places of worship के religious character को alter करने के लिए petitions को accept कर लिया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन वाराणसी, मथुरा, धार एंड नाउ संभल। संभल इन 4 प्लेसेस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप से रिलेटेड जो भी पिटिशंस फाइल की गई थी, सुप्रीम कोर्ट अब उससे रिलेटेड यहाँ पर अपना रूल देने वाली है।
व्हाट इज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पॉलिसी? Why news? Recently, Cabinet approved One Nation One Subscription scheme with an allocated budget of rupees 6,000 crore for the year 2025-27. Recently, Cabinet ने One Nation One Subscription scheme को अप्रूव किया है, जिसके लिए अबाउट 6,000 करोड़ का बजट यहाँ पर 2025-2027 तक के लिए अलॉट किया गया है. This scheme will provide seamless access to high-impact scholarly articles and journals for student researchers and faculty members across government-managed higher education and research and institutions. One Nation One सब्सक्रिप्शन स्कीम इंडिया के गवर्नमेंट मैनेज्ड हायर एजुकेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस के ऑल स्टूडेंट रिसर्चर्स एंड फैकल्टी मेंबर्स के लिए आर्टिकल्स एंड जर्नल्स का सीमलेस एक्सेस इंश्योर करेगा. इट मीन्स गवर्नमेंट मैनेज्ड जितने भी हायर एजुकेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस होंगे, इनके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स रिसर्चर्स एंड फैकल्टी मेंबर्स हैं, इन सभी के लिए हाई इम्पैक्टेड स्कॉलरली आर्टिकल्स एंड जर्नल्स को इजीली तरीके से एक्सेस करने के लिए ये स्कीम बहुत ही इम्पोर्टेंट है. वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड इन द अलाइनमेंट विद द विजन ऑफ विकसित भारत एट द रेट 2027-47 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF टू फॉस्टर रिसर्च ड्राइवन लर्निंग एनवायरनमेंट. वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम विकसित भारत 2047 के साथ इसको अलाइनमेंट किया गया. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 एंड अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के साथ इसको अलाइनमेंट किया गया है, सो दैट इंडिया के अंदर रिसर्च ड्राइवन लर्निंग एनवायरनमेंट को फोस्टर किया जा सके. व्हाट इज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम? One Nation One subscription is a plan to consolidate researchers' subscription to prominent academic journals and other similar publications. वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम जो है, ये इंडिया के अंदर प्रोमिनेंट एकेडमिक जर्नल्स एंड अदर सिमिलर पब्लिकेशंस को स्टूडेंट तक रिसर्च करने वाले पर्सन्स तक पहुंचाने के लिए एक स्कीम है. वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इनिशिएटिव विल प्रोवाइड एक्सेस टू जर्नल आर्टिकल्स टू ऑल इंडिविजुअल्स इन इंडिया फॉर वन सेंट्रली नेगोशिएटेड पेमेंट. ये स्कीम जो होगी, ये ऑल जर्नल आर्टिकल्स को इंडिया के ऑल इंडिविजुअल्स तक एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी. इट विल रिप्लेस इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल जर्नल सब्सक्रिप्शन. ये इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल जर्नल सब्सक्रिप्शन को रिप्लेस करेगा. इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी ऑफ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन. वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी कौन सा होगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एसोसिएटेड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल एंड कम्युनिकेटिव कैंपेन्स टू इंश्योर मैक्सिमम अवेयरनेस एंड एडेप्टेशन बाय द यूजर्स. इंडिया के अंदर मैक्सिमम अवेयरनेस एंड यूजर्स के एडेप्टेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एसोसिएटेड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी होंगे, जो कि इंडिया में इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल एंड कम्युनिकेटिव कैंपेन को इंश्योर करेंगे. ANRF will managing the periodic reviews related to resource utilization and Indian authorship contribution. पीरियडिक रिव्यूज को मैनेज करने के लिए यहाँ पर ANRF को यहाँ पर चूज किया गया है. सिग्निफिकेंस ऑफ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन. वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम का क्या सिग्निफिकेंस होगा? वन नेशन वन स्कीम वन सब्सक्रिप्शन स्कीम अलाइन विद द गोल ऑफ आवर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लीडिंग टू रिसर्च सिनर्जी. ONOS स्कीम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के गोल के साथ अलाइन है, जो कि इंडिया के अंदर रिसर्च को सिनर्जी करेगा. ONOS initiative will support India in becoming a global research hub through collaboration and fostering innovation. ये स्कीम इनोवेशन को फोस्टर करने के साथ साथ इंडिया को ग्लोबल रिसर्च हब बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है. एक्सेस टू जनरल सब्सक्रिप्शंस वुड ब्रिंग क्वालिटी सोर्स टू रूरल एंड बैकवर्ड रीजन्स विच हेल्प टू ब्रिजिंग द नॉलेज गैप. इस स्कीम के थ्रू रूरल एंड बैकग्राउंड रीजन्स तक क्वालिटी सोर्स
रीच किया जा सकते हैं, बिकॉज नॉलेज गैप बहुत ज़्यादा है पुअर और रिच कम्युनिटीज के बीच में। उस गैप को ब्रिज करने के लिए ONOS स्कीम पुअर और बैकवर्ड रीजन तक क्वालिटी सोर्सेस को रीच करने के लिए यहाँ पर हेल्प कर सकता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? ONOS initiative will provide access to subscription to more than 13,000 international e-journals from around 30 publishers. इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो अबाउट 30 पब्लिशर्स जो कि इंटरनेशनल लेवल के हैं, 30 पब्लिशर्स के 13,000 इंटरनेशनल ई जर्नल्स को इंडियन पीपल तक पहुंचाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। It encourages detailed interdisciplinary research that particularly benefit Tier 2 and Tier 3 cities. Tier 2 and Tier 3 cities को benefit करने के लिए डिटेल्ड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को ये एनकरेज करेगा। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे इसी टाइप की स्कीम्स हैं, सच एज व्हाट इज द वन नेशन वन कार्ड स्कीम। One Nation One Card is a nationwide interoperability mobility card enabling seamless travel, retail purchase and payment across India using a single card. One Nation One Card स्कीम के अकॉर्डिंग एक सिंगल कार्ड प्रोवाइड किया जाता है पीपल के लिए। इस सिंगल कार्ड से इंडिया में इंटरऑपरेबल मोबिलिटी को इनेबल किया जा सकता है, जिसके थ्रू सीमलेस ट्रेवल, रिटेल परचेज एंड पेमेंट हम ऑल इंडिया में कर सकते हैं। What is the One Nation One Standard scheme? One Nation One Standard scheme aims to standardize benchmark in alignment with global benchmark for various products and services across the country to improve quality and reduce cost. इंडिया में वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इंडियन बेंचमार्क को ग्लोबल बेंचमार्क के साथ स्टैंडर्ड करने के लिए वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। व्हाट इज द वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन सर्कुलर? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन सर्कुलर इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू स्ट्रीमलाइन सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज अक्रॉस वेरियस जर्नल्स एंड रिसर्च बेस्ड प्लेटफॉर्म। इस स्कीम के अकॉर्डिंग इंडिया में सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज को स्ट्रीमलाइन करने का यहाँ पर प्रोविजन किया गया है। व्हाट इज द वन नेशन वन हेल्थ कार्ड स्कीम? One Nation One Health Card is a digital health card that allows individuals to access healthcare services across different states and hospitals. One Nation One Health Card एक डिजिटल हेल्थ कार्ड होता है जिसके थ्रू इंडिविजुअल को इंडिया के डिफरेंट स्टेट और हॉस्पिटल्स में हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ वन नेशन वन कार्ड? वन नेशन वन कार्ड के बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं? सीमलेस ट्रेवल, easy payment and reduced paperwork. What is biodiversity beyond national jurisdiction? BBJN. Why news? India's recent signing of the biodiversity beyond national jurisdiction agreement, also known as the High Sea Treaty, is a landmark step in ocean government. इंडिया ने रिसेंटली बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन BBNJ एग्रीमेंट को साइन किया है, which is also known as High Sea Treaty. इंडिया लैंडमार्क स्टेप इन ओशन गवर्नेंस, ओशन गवर्नेंस के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। दिस ट्रीटी सीक्स टू प्रोटेक्ट मैरीन इकोसिस्टम एंड प्रमोट द सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज इन एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। BBJN ट्रीटी मैरीन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर इनिशिएट लेगा एंड बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन सस्टेनेबल यूज रिसोर्सेज का किस तरह से किया जा सकता है इसको प्रमोट करेगा। इट मीन्स ये जो ट्रीटी अभी साइन किया है इंडिया ने BBJN विच इज ऑल्सो नोन एज हाई सी ट्रीटी, ये ट्रीटी ओशन इकोसिस्टम के प्रोडक्शन के लिए एंड बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन एरियाज में रिसोर्सेज के सस्टेनेबल यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। BBNJ treaty is an agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS, follows earlier accord on the deep sea mining and fisheries management.
BBNJ ट्रीटी यूनाइटेड नेशंस कॉन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के अंडर एक एग्रीमेंट है जो कि डीप सी माइनिंग एंड फिशरीज मैनेजमेंट के बाद ये ट्रीटी आया है। इससे पहले जो ट्रीटी हुई थी वो डीप सी माइनिंग एंड फिशरीज मैनेजमेंट से रिलेटेड ट्रीटी हुई थी। इट्स ऑब्जेक्ट प्रोविजंस फोकस ऑन 3 ऑब्जेक्टिव्स। BBNJ ट्रीटी के यहाँ पर मेनली 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर 1, कंजर्विंग मैरीन बायोडाइवर्सिटी, मैरीन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। नंबर 2, इंश्योरिंग इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम मैरीन जेनेटिक रिसोर्सेज, मैरीन जेनेटिक रिसोर्सेज से बेनिफिट को इक्विटेबल शेयर कैसे किया जाए इसको इंश्योर करता है। नंबर 3, मैंडेटिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट फॉर हार्मफुल एक्टिविटीज से होने वाले इन्वायरमेंट इफेक्ट क्या क्या होंगे इससे रिलेटेड असेसमेंट मैंडेट करता है। What is BBNJ Treaty? The BBNJ Treaty, also known as the Treaty of High Seas, was agreed upon in March 2023 for the conservation and sustainable use of marine biological diversity in areas beyond national jurisdiction. BBNJ Treaty, जिसको Treaty of High Seas के नाम से भी जाना जाता है, 2023 मार्च मंथ में इसको एग्री किया गया था सो दैट बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन एरियाज में मैरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सस्टेनेबल यूज किया सके, उसको कंजर्व किया सके, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इट रिप्रेजेंट अ क्रूशियल स्टेप टुवर्ड्स कंजर्विंग एंड सस्टेनेबली मैनेजिंग मैरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मैरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सस्टेनेबली मैनेजिंग करने के लिए, कंजर्विंग करने के लिए BBNJ ट्रीटी एक क्रूशियल स्टेप है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ BBNJ treaty seek to increase the percentage of protected areas on the high seas, which currently stand at a mere 1.44%, despite covering more than two-thirds of the global ocean. BBNJ treaty हाई सी एरियाज में प्रोटेक्टेड एरियाज के परसेंटेज को इंक्रीज करने के लिए एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है। करंट में ओनली 1.44% ओशन को प्रोटेक्टेड एरिया के तौर पर डिक्लेयर किया गया है, जबकि 2/3 पार्ट ऑफ द ग्लोबल ओशन प्रोटेक्टेड एरिया के तौर पर यहाँ पर डेजिग्नेट किया जाना चाहिए था। नंबर 2, इट एम्स टू इंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स फॉर मैरीन जेनेटिक रिसोर्सेज एंड एस्टेब्लिश रूल्स फॉर कंडक्टिंग एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। BBNJ ट्रीटी ये इंश्योर करती है कि फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए प्रॉफिट्स का मैरीन जेनेटिक रिसोर्स के रिस्पेक्ट में। इट मीन्स मैरीन जेनेटिक रिसोर्स जो भी है उसका इक्विटेबल, उसके प्रॉफिट का इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए, इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए एंड फेयर तरीके से शेयर होना चाहिए। साथ में एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रूल्स को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। नंबर 3, BBNJ अलाइन विद 30/30 टारगेट। इट इज ग्लोबल कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट एट लीस्ट 30% ऑफ द प्लेनेट फॉर नेचर बाय 2030। 30/30 का जो टारगेट है BBNJ ट्रीटी उसको अलाइन करती है। 30/30 टारगेट जो है ये एक ग्लोबल कमिटमेंट है जिसके अंडर 2030 तक के लिए प्लेनेट का 30% पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर कमिटमेंट किए गए हैं। इट वॉज एग्रीड अपॉन एट द कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP15 टू द UN कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2022 and is included in the coming Montreal Global Biodiversity Framework। 30/30 का जो कमिटमेंट था ये COP15 कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में भी इसको एग्रीड अपॉन किया गया था। साथ में UN कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2022 में किया गया था, इसके अंदर भी इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, इसमें भी इस कमिटमेंट को इनकॉर्पोरेट किया गया था। चैलेंजेस बिफोर BBNJ के बिफोर क्या क्या चैलेंजेस हैं? डिस्पाइट वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर BBNJ ट्रीटी, concern persists regarding potential delays in ratification, echoing past challenges faced by the similar international agreements like the United Nations Convention on Law of the Sea। BBNJ को करंट में वाइड स्प्रेड सपोर्ट मिल रहा है, बट इसके रेटिफिकेशन काफ़ी डिले हो रहा है और इसके डिले होने की वजह से कॉन्सेंसस नहीं हो पाना है। और इससे पहले भी पास्ट में कुछ सिमिलर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स
किया गया था, जिनके सामने वेरियस चैलेंजेस हैं सच दैट यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज। इससे पहले ये भी एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया गया था, बट इसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ऑपरेशनलाइजिंग द ट्रीटी पोज लॉजिस्टिकल हर्डल्स इंक्लूडिंग डिफाइनिंग प्रोसीजरल फ्रेमवर्क एंड सिक्योरिंग एडिक्वेट फंडिंग। इस ट्रीटी का ऑपरेशनलाइजिंग में लॉजिस्टिकल हर्डल्स है, इट मीन्स इसको किस तरह से ऑपरेट किया जाए, इससे रिलेटेड बहुत सारे चैलेंजेस हैं, सच एज डिफाइनिंग प्रोसीजरल फ्रेमवर्क को किस तरह से डिफाइन किया जाए, एडिक्वेट फंडिंग को किस तरह से सिक्योर किया जाए, ये कुछ इसके सामने चैलेंजेस हैं। व्हाट इज वे फॉरवर्ड efforts toward the treaty's entry into force and subsequent implementation require strong global collaboration। ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कोलैबोरेशन की नीड है। द अपकमिंग यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस इन 2025 इज आइडेंटिफाइड एज ए क्रूशियल प्लेटफॉर्म फॉर एडवांसिंग दीज ऑब्जेक्टिव्स। बीबीएनजे के ऑब्जेक्टिव्स को एडवांस करने के लिए और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपकमिंग यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस इन 2025 इसको एक क्रूशियल प्लेटफॉर्म के तौर पर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन with reference to the United Nations Convention on the Law of Sea, consider the following statement. Law of Sea, United Nations Convention on Law of Sea से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? नंबर 1, a coastal state has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles measured from baseline determined in accordance with the convention. This statement is right. Number 2, ships of all states, whether coastal or landlocked, enjoy the right of innocent passage through the territorial sea. This is also right. Number 3, the exclusive economic zone EEZ shall not extend beyond 200 nautical miles from the baseline from which the breadth of the territorial sea is measured. Third is also right. Which of the statements given above are correct? All statements are right. 1, 2, 3. So answer will be D. So thanks for watching this.